नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। अल्मोड़ा में प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दौरा किया और लोगों को सरकार की नीतियों की जानकारी दी। इसी के साथ उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एनईपी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा, जिसके लिए उन्होंने पीएम मोदी का भी आभार व्यक्त किया है। शिक्षा विभाग में काफी सुधार किया जा रहा है। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक सरकार ड्रेस से लेकर किताबें फ्री देने जा रही है। स्कूलों में सभी जरूरी संसाधनों को पूरा किया जा रहा है। शिक्षकों की कमी को दूर किया जा रहा है। स्कूलों के पुराने भवनों को सुधारा जा रहा है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बार देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जो कि एनईपी को लागू करने वाला है, नई शिक्षा नीति को। और 1 और 2 तारीख अभी जुलाई में हम एक चिंतन बैठक कर रहे हैं देहरादून में। इस बार जितने हमारे स्कूल हैं उन स्कूलों में 100% किताबें कक्षा 12वीं तक हमारी सरकार फ्री देगी। बस्ते फ्री देगी, जूते फ्री देने वाले हैं, फर्नीचर देने वाले हैं। हम स्कूलों में शौचालय से लेके, पुस्तकालय से लेके, वाचनालय से लेके और टीचर तक हर प्रकार की इस बार व्यवस्था पूरी कर रहे हैं। जो भवन स्कूलों के खराब हो रखे हैं उनको भी ठीक किया जाएगा और आमूलचूल परिवर्तन शिक्षा विभाग में कराया जाएगा। योजना वास्तव में उसकी आवश्यकता है जनपद में, उसको यहाँ पे टेकअप की जाए। रामनगर में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने एसिड विक्रेताओं के यहां छापेमारी की है, जिससे एसिड विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। वहीं दुकान पर कई अनियमितताएं भी मिली हैं। इस मामले में एसडीएम गौरव चटवाल ने बताया कि निरीक्षण में पता चला है कि दुकान के मालिक के जरिए एसिड कहां से लिया गया है और किन लोगों को बेचा गया है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। वहीं एसिड बेचने को लेकर निर्धारित मानकों की अनदेखी की गई है, जिसके चलते प्रशासन ने दुकान से 71 बोतल एसिड जब्त करने की कार्रवाई की। आपको विदित है कि कल एक महिला पे जो है एसिड से अटैक किया गया और उसकी हालत काफ़ी सीरियस है और इस समय हल्द्वानी वो रेफर हो गई है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है शासन से भी और डीएम साहब द्वारा भी आदेश दिए गए थे कि जहाँ भी एसिड बिक्री हो रही है उसका सत्यापन कर लें। तो उसमें हमारे द्वारा यहाँ 2 दुकानें जो हैं, एक सर्वेश जी की है और एक और है, वहाँ पे चेक किया गया। तो इसके जो मानक हैं जो एसिड बिक्री के, उसमें ये है कि वो उसका स्टॉक रखेंगे और जो आएगा व्यक्ति उसका जो है स्टॉक में अंकन करेंगे, किस पर्पज से दिया गया वो सब अंकन करेंगे। तो जो एक शॉप पे पाया गया कि वहाँ पे जो भी एसिड बिक्री के लिए कोई स्टॉक रजिस्टर इत्यादि कुछ नहीं था और इसमें जो भी इसमें एक्ट के हिसाब से जो उसमें पनिशमेंट है वो या जो भी कार्रवाई वो की जाएगी। और इनको कहा भी गया है कि आइंदा भी जो एसिड बिक्री करें उसका पूरा स्टॉक रखें, उसकी आईडी रखें और क्या कहते हैं, इसमें ये भी है कि इसको स्टॉक क्लियर भी इनको कराना पड़ता है। वहीं किच्चा में व्यापार मंडल पदाधिकारियों का व्यापारियों ने जोरदार स्वागत किया। इस आयोजित कार्यक्रम में व्यापारियों ने एकजुट होकर व्यापार मंडल को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। दरअसल कुछ दिन पहले क्षेत्र में हुई चोरियों के खुलासे के लिए व्यापार मंडल महामंत्री विजय अरोड़ा और कोषाध्यक्ष नितिन फुटेला के नेतृत्व में व्यापारियों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया था और व्यापारियों ने चोरियों के विरोध में बाजार बंद करने की भी चेतावनी दी थी। वहीं पुलिस प्रशासन ने जब घटनाओं का खुलासा किया तो व्यापारियों ने व्यापार मंडल पदाधिकारियों का सहयोग करने पर आभार जताया और शॉल पहनाकर स्वागत किया। व्यापारी नेता नितिन फुटेला ने कहा कि किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा और व्यापारियों की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए व्यापारियों को साथ लेकर संघर्ष किया जाएगा। हमारा मंडिया के व्यापारियों ने स्वागत किया है, वो भी इस विषय में कि जो अभी पिछले दिनों चोरियां हुई थी मंडिया में। एक दुकान हमारी व्यापारी की कटी थी, दिनेश किराना स्टोर की। उस चोरी का खुलासा पुलिस द्वारा किया गया, तो उस खुशी में जो है वहाँ के व्यापार मंडिया के सभी व्यापारियों ने और सभासदों ने हमारा स्वागत किया और हम लोगों को शाल उड़ा के सम्मानित किया।
हल्द्वानी नगर निगम की बोर्ड बैठक में उस समय हंगामा हो गया जब कांग्रेस के पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्रों में नगर निगम की ओर से विकास कार्यों की लगातार अनदेखी कर मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला पर आरोप लगाया। वहीं नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष रवि जोशी ने मेयर पर आरोप लगाया कि बोर्ड की बैठक में मेयर सिर्फ अपनी पार्टी बीजेपी के पार्षदों की समस्याओं को सुन रहे हैं और विपक्षी पार्टी के पार्षदों की समस्याओं को अनसुना किया जा रहा है। इस दौरान बैठक की कवरेज करने पहुंचे सभी पत्रकारों को बाहर कर दिया ताकि मेयर की मनमानी की बोर्ड की बैठक में कवरेज न हो सके। मैं आज नगर निगम में बोर्ड मीटिंग है, यहाँ पर मैं इसलिए बैठा हूँ, मेरे क्षेत्र में कम से कम 2 महीने से पानी नहीं है। पानी की लाइनें हर गली गली बिछी हुई है, हर गली में पानी की लाइन बिछी हुई है, लेकिन वो लाखों रुपए बर्बाद है, वो लाइनें जोड़ी नहीं गई हैं। मैं पिछले 2 महीने से हल्ला काट काट के जल संस्थान के जे को बोल रहा हूँ, जल संस्थान के ए को बोल रहा हूँ, लेकिन कोई वहां पर आने तक के लिए तैयार नहीं है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। क्षेत्र में पानी के लिए हाहाकार है, 40 डिग्री का टेम्परेचर है। ये बताइए, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका रोज का नहाना धोना, स्कूल जाना, तमाम काम होते हैं, मेहमान आते हैं, लेकिन आज के डेट में वहाँ पानी नहीं है। चाहे लोकसभा जाइए, राज्यसभा जाइए, सब जगह पत्रकार आते हैं, इनका लाइव चलता है, लेकिन यहाँ पर एक आदमी की तानाशाही चल रही है, वो पत्रकारों को बाहर कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी गैर संवैधानिक है। मेयर साहब ने जिस हिसाब से पत्रकारों को बाहर करा, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, बिना बजट के कोई भी बोर्ड बैठक असंवैधानिक है। इसका जवाब आपको यहाँ नहीं तो नैनीताल में देना पड़ेगा। और ये इनकी बंदरवाट चल रही है। इन्होंने सिविल ट्रीटमेंट के बारे में जो बताया है, उसमें हमारे कुछ मुस्लिम क्षेत्र के जो पार्षद उन्होंने विरोध करा है, मुस्लिम वार्डों को उन्होंने नहीं रख रखा है, भेदभाव कर रखा है। और भेदभाव के मामले में हमारे मेयर साहब नंबर 1 है पूरे उत्तराखंड में। हरिद्वार में जूना अखाड़े के वरिष्ठ संत और कोठारी महंत महाकाल गिरी पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद नाराज संतों ने थाने पहुंचकर विरोध जताया। वहीं हमले में महंत महाकाल गिरी को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें देहरादून में सीएमआई अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस घटना से अखाड़े के संतों में खासी नाराजगी है। वहीं एसपी स्वतंत्र कुमार ने जूना अखाड़े पहुंचकर संतों को समझाया और हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी करने की बात कही। फिलहाल सभी हमलावर फरार हैं। वहीं पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और हमलावरों की तलाश में जुट गई है। देखिए, कल रात को एक यहाँ पे महाराज जी हैं जो यहाँ के खजांची जी हैं, उनके कुछ लोगों ने हमला कर दिया था और तत्काल उन्हें यहाँ पे सिटी हॉस्पिटल में दिखाया गया। फिर वहाँ से सीएमआई में देहरादून में एडमिट कराया गया है। वहाँ पे उनकी कंडीशन स्टेबल है। सारा अखाड़ा दुखी है। एक हमारा ऐसा साधु था होनहार आगे, जो पूरा उसके ऊपर अखाड़ा, हमारे यहाँ कारबार कोठार सारी व्यवस्था अखाड़ों की होती है, तो उसमें इस वक्त जो कोठारी का दर्जा होता है, अखाड़े की जो अंतर्ग व्यवस्था है सारा उसी के हवाले होती। तो अचानक जो रात में घटना घटी, इसमें सारे हमारे अखाड़े के, चाहे हमारे मंत्री महेशपुरी जी हो, श्रीमंत हो, थानापति हो, चाहे हम भी, रात में हमको इन लोगों ने हमको नहीं सूचना दी, सबने तुरंत ही उस पर कार्रवाई की, हॉस्पिटल भेजा। तो हम लोग सारे अखाड़े के बहुत दुखी हैं। उधम सिंह नगर जिले के किच्चा में देर रात व्यापारी और उसकी पत्नी के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आरोप ये है कि मारपीट के साथ ही आरोपियों ने व्यापारी की पत्नी के साथ छेड़छाड़ भी की। वहीं सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसके बाद पीड़ित व्यापारी ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज उस घटना की जब व्यापारी की पत्नी के साथ मारपीट की गई, व्यापारी के साथ मारपीट की गई। हरिद्वार जिले में 24 जून को महिला और उसकी 6 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है, जिसके बाद पूरे प्रदेश में पीड़ित महिला और 6 साल की बच्ची के लिए न्याय की आवाज बुलंद हो रही है। वहीं इस घटना के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी धामी सरकार के विरोध मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश कांग्रेस ने मंगलवार को एशले हॉल चौक पर राज्य सरकार का पुतला दहन किया और साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
उसकी 6 साल की बच्ची के संग रेप हुआ, आज चौथा दिन है, अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए, जबकि उस महिला ने उस व्यक्ति का नाम, जिसने उनको उस गाड़ी में बैठा था, उसका नाम भी बता दिया है। और हरिद्वार में विरोध प्रदर्शन है और निश्चित है अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो हम और भी सोच विचार करके अपने साथियों के साथ बात करके इसमें कार्रवाई करेंगे। उधम सिंह नगर जिले के नवनियुक्त बीजेपी जिला अध्यक्ष विवेक सक्सेना का किच्छा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। विवेक सक्सेना यहां कुर्मी क्षत्रिय जन कल्याण महासभा के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि विवेक सक्सेना जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और उनके जिला अध्यक्ष बनने से कार्यकर्ताओं और समर्थकों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। इस दौरान तमाम लोगों ने बीजेपी हाईकमान का आभार व्यक्त करते हुए विवेक सक्सेना के उज्जवल भविष्य की कामना की। आयोजित कार्यक्रम में तमाम गणमान्य लोगों ने जिला अध्यक्ष विवेक सक्सेना को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। अक्षय भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका उधम सिंह नगर जैसे बड़े और महत्वपूर्ण जिले का जिला अध्यक्ष बनाए जाने में मैं प्रदेश नेता और राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। कल जो कार्यक्रम था बालाजी मंदिर पे कुर्मी महासभा के द्वारा सम्मान समारोह रखा गया था, क्योंकि कुर्मी समाज जो है शुरू से भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है। उनको हर्ष हुआ कि वही भाजपा के जिलाध्यक्ष बने। इस विधानसभा के कई साल बाद इस विधानसभा से कोई भाजपा का जिलाध्यक्ष बना है, उनको खुशी थी, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया था। हमने पार्टी की बात रखी। चलिए अब खबर हरिद्वार से है, जहां पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राव आफाक अली ने जिला पंचायत चुनाव से पहले हुए परिसीमन पर सवाल उठाया है। प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राव आफाक ने कहा कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार को आगामी पंचायत चुनाव में हार का डर सता रहा है, इसलिए सरकार चुनाव कराने के मूड में नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश पर चुनाव हो रहे हैं तो सरकार के इशारे पर परिसीमन में धांधली की जा रही है। नियमों के विपरीत गांव में परिसीमन हो रहा है। राव आफाक अली ने मांग की है कि बीजेपी सरकार पंचायत चुनाव कराना चाहती है तो नियमों के अनुसार परिसीमन कराए और पंचायत चुनाव लड़े। पहली बात तो सरकार चुनाव कराने के मूड में ही नहीं है, टालेगी। दूसरी बात, अगर कराया तो सत्ता की भूख सरकार को इतनी है कि वो ग्राम पंचायत के सदस्य पद हेतु तक छेड़छाड़ करके उसका उल्टा सीधा परिसीमन करा के क्षेत्र पंचायत बनाए जा रहे और क्षेत्र पंचायत के बाद जिला पंचायत बनाए जा रहे थे। चंपावत में जन जानकारी अभियान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विकास भवन सभागार चंपावत में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सरदार इकबाल सिंह ने की। इस दौरान सरदार इकबाल सिंह ने अल्पसंख्यक लोगों के कल्याण के लिए जारी विभागीय योजनाओं की जानकारी अधिकारियों को दी। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक हर गरीब और लाभार्थी को मिले। इसके लिए जन जानकारी कार्यक्रम का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों को चेयरमैन सीमा सरकार और ईओ सरोज गौतम के नेतृत्व में प्रशस्ति पत्र बांटे गए। इस दौरान नगर पंचायत सभासद हिमांशु सरकार ने कहा है कि कोरोना काल के दौरान रेहड़ी विक्रेताओं को आर्थिक लाभ देते हुए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10,000 का लोन दिया गया था, जिसे किश्तों के माध्यम से कम ब्याज दरों के साथ वापस कर दिया, जिस पर अब सरकार ऐसे लोगों को 20 से 30,000 रुपयों का अतिरिक्त लोन देगी, जिसके लिए प्रशस्ति पत्र बांटे गए। 7% में आपको ये लोन मिलेगा। 20,000 रुपया हमने 10 रुपए का लोन किया था और जिन्होंने 10,000 रुपया समय से स्वनिधि के तहत जो रेडी फल वाले सब्जी वाले उनको जो है 10,000 रुपये का जो प्रधानमंत्री की ओर से गिफ्ट दिया गया, उसका आज प्रधानमंत्री का हस्तलिखित पत्र सबको दिया गया और
आगे भविष्य में उनको 20,000 रुपये, उसके बाद 30,000 रुपये, लगभग 50,000 रुपया उनको लोन स्वरूप दिया जाएगा, जिनका वार्षिक जो है 5% जो है 5 से 7% ब्याज के बीच उनका जो है काटा जाता है। जी की तरफ से जो कोविड कोरोना काल में जैसे इनकी आर्थिक स्थिति का आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा था, उस समय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा 10,000 रुपये का प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये का लोन दिया गया था और उसी का प्रशस्ति पत्र और एक प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक कवरिंग लेटर इनको दिया गया है सम्मान स्वरूप। और इसके अलावा इसके में जिन्होंने 10,000 रुपये सफलतापूर्वक जिन्होंने चुका दिए हैं, अब उनको आगे 20,000 से 50,000 तक का भी लोन प्रधानमंत्री स्वनिधि के तहत। विकासखंड पाबो के अंतर्गत आने वाले सपलोडी और भट्टी गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। बीते कई दिनों से यहां पर सपलोडी और भट्टी गांव में गुलदार ने 2 अलग अलग घटनाओं में 2 महिलाओं को अपना शिकार बनाया था, जिसके बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल था। ग्रामीणों की मांग के बाद गुलदार को पकड़ने के लिए क्षेत्र में 3 पिंजरे भट्टी गांव, ग्वाड़ीगाड़ और आसपास के गांव में लगाए गए, जिसके बाद मंगलवार सुबह 5 बजे गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। इस दौरान यहां पर वन रेंजर अनिल भट्ट ने बताया कि गुलदार को नागदेव रेंज लाया गया। वहीं ग्रामीणों ने क्षेत्र में अभी भी 3 से 4 गुलदार होने की बात कही है। इसके बाद वन रेंजर ने ग्रामीणों से पिंजरा लगाने के लिए प्रस्ताव मांगा है। देखिए, आज सुबह 4:30 बजे स्टाफ और ग्रामवासियों द्वारा सूचना दी गई कि ग्वाड़ीगाड़ भट्टी गांव में जो हम लोगों ने ग्रामवासियों और माननीय जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर वहां पिंजरा लगाया गया था कि एक गुलदार ट्रैप हुआ है, उसको तत्काल हम लोग जो है उसे रेस्क्यू करके अपने रेंज ऑफिस में ले आए हैं। और अभी पूर्णतः जो प्रथम दृष्टया गुलदार पूर्णतः स्वस्थ है और अभी इसका जो है स्वास्थ्य परीक्षण जो है वेटरनरी के द्वारा किया जाएगा। उनको मैंने पत्र दिया। चंपावत में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने शराब तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इन तस्करों के पास से 420 अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। बरामद की गई शराब की कीमत 2,50,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस गिरोह के लोग हरियाणा ब्रांड की शराब को चंपावत में लाकर बेचते थे। बड़ी शराब की खेप पकड़ी गई है, तो क्या है मामला, थोड़ा जानकारी दें। देखिए, आज एसओजी और हमारे चंपावत पुलिस और एडीटीएफ ने मिलकर ये कार्रवाई की है, जिसमें लगभग 35 पेटी हरियाणा मार्का की शराब पकड़ी है। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि ये हरियाणा से लेके आ रहे थे शराब और इनका मुख्य उद्देश्य चंपावत और आगे पिथौरागढ़ में कुछ जो लोगों को सप्लाई देनी थी। चूंकि इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी तो इसको चलते के आसपास में पुलिस ने ट्रैप करके इसको पकड़ा है। वहीं द्वाराहाट के विधायक मदन बिष्ट अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश कर्ज में डूबा है और सरकार बजट के नाम पर ढकोसला कर रही है, जबकि हकीकत ये है कि सरकार 90% उधारी में चल रही है। सरकार ने हर विभाग में बजट की कटौती की है, जबकि नियम ये है कि हर वर्ष 10% की बढ़ोतरी की जाती है। सरकार बढ़ाने के बजाय कटौती में लगी हुई है। बजट किसी भी विभाग में आप देख लीजिएगा, सब में बजट की कटौती हुई है, जबकि हर साल 10% बजट का प्रावधान होता है कि बढ़ता है। आज 91%, 90% जो है उत्तराखंड की सरकार उधारी में चल रही है। बजट कितने का पास करते हैं? 90% नाबार्ड का हमने उधार देना है, वर्ल्ड बैंक का हमने उधार देना है, सभी हमारा प्रदेश पूरे उधारी में चला है। तो विधायक मदन बिष्ट ने सरकार पर आरोप लगाया है कि ये बजट सिर्फ ढकोसलेबाजी है। बजट में हर वर्ष बढ़ोतरी की जाती है और प्रदेश सरकार बजट में कटौती कर रही है। हर विभाग में सरकार ने कटौती की है, ये कहना है विधायक
का और उनका कहना है कि बजट के नाम पर सरकार की ढकोसलेबाजी सामने आई है। मदन बिष्ट का कहना है कि हर विभाग में सरकार ने कटौती की है, जबकि नियम ये कहता है कि हर साल बजट में बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो विधायक मदन बिष्ट का कहना है कि प्रदेश सरकार का जो बजट है वो बजट सिर्फ और सिर्फ ढकोसलाबाजी है। लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है प्रदेश, और जो बजट है उसमें उन्होंने कहा कि हर वर्ष बजट को बढ़ाया जाता है, लेकिन हर विभाग में कटौती की गई है। तो यहां पर प्रदेश सरकार पर वार करते हुए मदन बिष्ट ने कहा कि कर्ज में डूब रहा है प्रदेश और बजट के नाम पर ढकोसला है ये, हर विभाग में कटौती की गई। विधायक मदन बिष्ट ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जो प्रदेश सरकार का बजट है वो बजट के नाम पर ढकोसला है, क्योंकि हर साल बजट में बढ़ोतरी की जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार बजट में कटौती कर रही है। साथ ही प्रदेश को कर्ज में डुबा भी रही है, ये कहना है विधायक मदन बिष्ट का। तो विधायक मदन बिष्ट ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार प्रदेश कर्ज में डूबता जा रहा है, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं। बजट के नाम पर ढकोसला है, हर साल बजट में बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन प्रदेश सरकार कटौती कर रही है। हर विभाग में सरकार ने कटौती की है। तो विधायक मदन बिष्ट का प्रदेश सरकार पर आरोप, कहा कि लगातार प्रदेश कर्ज में डूबता जा रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, और बजट के नाम पर कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है। हर वर्ष बजट में बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन प्रदेश सरकार ने हर विभाग में कटौती की है। वहीं पौड़ी में पीडब्ल्यूडी विभाग का एक वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। ये वीडियो आप देखिए। दरअसल वायरल वीडियो में पौड़ी के लैंसडाउन में बारिश में सड़क का डामरीकरण किया जा रहा है, जिस पर संज्ञान लेते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि बारिश में सड़क डामरीकरण से सड़क की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्होंने वीडियो देखा, वैसे ही उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी को काम रुकवाने के निर्देश दे दिए। वहीं युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव नितिन बिष्ट ने कहा कि ऐसे अधिकारियों पर एक्शन लेना चाहिए जो इस तरह का काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि बारिश में जब वर्षा हो रही हो तब सड़क का निर्माण नहीं होना चाहिए। सड़क की गुणवत्ता प्रभावित होती है। मेरे संज्ञान में रिखड़े खाल से देवियों खाल तक जो सड़क बन रही थी उसका वीडियो आया जब बारिश हो रही थी और वहां पर निर्माण का कार्य चल रहा था। जैसे मुझे पता चला और मैंने बारिश को देखा
मैंने तत्काल वहां पर अधिकारियों को आदेश दिए कि काम को रोका जाए और भविष्य के अंदर बरसात होते समय जो है सड़क को ना बनाया जाए। माननीय सतपाल महाराज जी से पूछना चाहता हूँ कि आपके पास पीडब्ल्यूडी मंत्रालय है, आपके वहाँ लैंसडाउन विधानसभा में रिखणी खाल में बरसात के दौरान एक रोड निर्माण कार्य चल रहा था, तो आप ये बताइए कि बरसात के दौरान जो रोड निर्माण कार्य चल रहा है वो कितने दिन तक टिक पाएगा? मैं कहता हूं कि आप केवल आश्वासन देते रहेंगे या ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और जो भ्रष्ट ठेकेदार है उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने का कार्य करिए। वर्तमान में जहां पर भी निर्माण कार्य चल रहा होगा मैं इसको एक बार एग्जामिन कराऊंगा। एक्शन पीडब्ल्यूडी लैंसडाउन से इसके बारे में रिपोर्ट ली जाएगी। अगर गुणवत्ता को लेकर कोई भी शिकायत प्राप्त होती है और वर्षा के दौरान या ठंड ऋतु के दौरान अगर डामरीकरण कार्य किया गया पाया जाता है तो संबंधित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संबंधित तहसील से मैं इसका रिपोर्ट प्राप्त करते हुए इस पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।